वेलकम बैक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मिरर के बारे में बात की थी कि मिरर क्या होता है, नहीं होता है, और मिरर के टाइप्स के बारे में भी बात की थी। तो लाइट के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, लाइट के बारे में सारी बातें, ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर तक हम पहुंचे थे। ये हमारा चौथा लेक्चर है। आई होप आपने पिछले तीनों लेक्चर्स देखे होंगे, सारी बातें समझ में आई होंगी। और आज हम लोग प्लेन मिरर पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं प्रीवियस लेक्चर को। मिरर क्या होता है? मिरर एक ऐसा स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो अपने ऊपर फॉल होने वाले मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो मिरर कहलाता है। आपको पता है, मैंने बताया था, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको पता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होता था जिस सरफेस से टकराने के बाद लाइट रेज बाउंस बैक करती थी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता था। और रिफ्लेक्शन दो तरह का था, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इस बात पर डिपेंड करता था कि तुम्हारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्मूथ है या रफ है। अगर तुम्हारा सरफेस रफ है तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करेगा, और अगर तुम्हारा सरफेस स्मूथ है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा। तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स सरफेस के नेचर के बेसिस पर, और फिर हमने ये समझा कि जब लाइट किसी सरफेस पर टकराता है तो उसके साथ दो चीजें हो सकती हैं, उसका कुछ पोर्शन जो है वो एब्जॉर्ब होता है और उसका कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। अब कितना पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो सरफेस का नेचर कैसा है, सरफेस का कलर कैसा है, दुनिया जहान की चीजें नहीं। तो मिरर होने का शर्त यह है कि सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो स्मूथ होना चाहिए, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है मिरर का मतलब क्या, जिसमें इमेज दिखे, और हमें पता है इमेज कहां दिखता है, सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही हमें इमेज दिखता है। और सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन से हमें इमेज क्यों दिखता है, ये बात भी हमने पिछले लेक्चर में की थी। क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक पॉइंट से आने वाले सारे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर मिलते हैं या मिलते हुए अपीयर होते हैं, इसीलिए उससे इमेज बनता है। जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उससे क्या होता है, जो लाइट रेज आती है वो तितर बितर हो जाती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस में चली जाती है, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट पर मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से एक शार्प इमेज फॉर्म नहीं हो पाता। ये बातें हमने कर ली थी। तो अगर मुझे मिरर चाहिए, मिरर मींस क्या, जिसमें इमेज बनेगा, इमेज बनेगा मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट से 1 लाख लाइट रेज निकली, एक सपोज कीजिए आप कि ऑब्जेक्ट से 1 लाख लाइट रेज निकल रही है और उसमें से 50,000 एब्जॉर्ब भी हो रही है और 85,000 पहुंच रही है, तो जो इमेज तो बन रहा है, इमेज बन रहा है, लेकिन क्या वो इमेज उतना ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, क्या वो इमेज उतना बेटर तरीके से दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि इमेज तब तो 85,000 लाइट रेज से बन रही है इमेज। समझ रहे हो ना बात? लाइट रेज जितना अधिक कटेगा, जितना अधिक मिलेगा, उतना ज्यादा बेटर इमेज बनेगा ना, उतना ज्यादा क्या कहते हैं उसको, शार्प इमेज बनेगा, उतना ज्यादा दिखेगा, वो विजिबल होगा, वो उसकी इंटेंसिटी उतनी अधिक होगी, इमेज की इंटेंसिटी उतनी अधिक होगी। जैसे मैंने बताया था, याद कीजिए, मैंने जब प्लेन मिरर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि प्लेन मिरर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर बनाना होता है तो हम एक फ्लैट ग्लास का टुकड़ा लाते हैं और उसके एक सरफेस को सिल्वर कर देते हैं। सिल्वर क्यों किया था? जिससे कि मोस्ट ऑफ द लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए। समझ गए ना बात? अगर उसी के जगह पर आप एल्युमिनियम का कोटिंग करोगे तो जितना सिल्वर रिफ्लेक्ट करेगा उतना एल्युमिनियम रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जो एल्युमिनियम वाला मिरर होता है, सस्ता दाम वाला मिरर होता है, चिप मिरर होता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डल इमेज दिखता है, इमेज उतना ज्यादा ब्राइटर नहीं होता है। समझ रहे हो बात? तो अच्छा रिफ्लेक्टर होना चाहिए। समझ रहे हो बात? तो यही रीजन है। तो अगर मिरर बनाना है आपको, मिरर आप किसे कहोगे, ये बात मैंने बताई थी। मिरर होने का दो शर्त है, पहला सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ, दूसरा मोस्ट ऑफ द लाइट रेज जो उस पर फॉल कर रही है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए 100% रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी बहुत कम से कम हो, जितना कम से कम होगा मिरर की क्वालिटी उतनी ही बेटर होगी। ठीक है। फिर हमने मिरर के टाइप्स देखे थे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट है तो प्लेन मिरर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है तो स्फेरिकल मिरर, ये बातें हमने की थी। और इसके बाद अब हमें आज के लेक्चर में प्लेन मिरर की डिटेल से स्टडी करनी है। प्लेन मिरर क्या होता है, उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसमें इमेज कैसे बनता है, उसमें बने हुए इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके अरेंजमेंट से हम क्या क्या बना सकते हैं, सारी बातें प्लेन मिरर से रिलेटेड सारी बातें हम कोशिश करेंगे खत्म करने की। देखते हैं कहां तक खत्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
आई होप आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर, अगर आपसे कोई प्लेन मिरर क्या है तो आपके पास डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में आ चुका है। प्लेन मिरर, द मिरर व्हिच हैड फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वैसा मिरर जिसके पास फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन मिरर कहलाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। लाइट का रिफ्लेक्शन कहां से, प्लेन मिरर से। देख भाई अब जरा यहां से ध्यान देना, बस सिंपल बातें हैं, कोई भारी नहीं है, एकदम इजी वे में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम प्लेन मिरर बना लेते हैं। यू नो प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है, हम एक ऐसे लाइन लेते हैं और इस लाइन पे हम जब पता है ये ग्लास का टुकड़ा है, इसलिए तो अभी ट्रांसपेरेंट है, इसकी एक सरफेस को सिल्वर करना है, तो जिधर से सिल्वर करते हैं उधर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे लाइंस लगाते हैं। ये क्या दिखाता है कि इस तरफ से हमने सिल्वर किया है, तो अगर इस तरफ से हमने सिल्वर किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बन गया। चलो बहुत सुंदर बात है। अब इसी से अब बताओ लाइट का रिफ्लेक्शन किधर से होगा, इधर से होगा किधर से होगा, ऑब्वियस है इधर से होगा भाई, इधर से तो ऑब्जेक्टिव हो गया ये, इधर से तो सिल्वर करके पेंट उल्ट कर दिए, इधर से तो कुछ हो ही नहीं सकता, इधर से होगा सारा कुछ। तो चलो भैया इधर से होगा सारा कुछ, कैसे होगा वो देखते हैं। अब देखो भाई प्लेन मिरर के ऊपर में लाइट दो तरीके से आ सकता है, ध्यान से सुनना, मैं जो बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि प्लेन मिरर के ऊपर लाइट दो तरीके से फॉल कर सकती है, एक परपेंडिकुलरली और एक ऑब्लिकली। समझ रहे बात, परपेंडिकुलरली या ऑब्लिकली। आप कहोगे सर ये क्या हुआ, आप कैसे बोल रहे हो ये, तो देखिए मैं बनाता हूं, मैं दो बनाता हूं, दोनों केस एक ही बार में मैं डिस्कस कर देता हूं। सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया तुम्हारा एक प्लेन मिरर, ये है। जरा दोनों केस ध्यान से देखिएगा, दो प्लेन मिरर मैंने बनाया। अब देखिए यहां पर लाइट रे ऐसे आ रही है, ये आ गई लाइट रे। इस लाइट रे को क्या कहोगे आप, इंसिडेंट रे। यू नो जो लाइट रे फॉल करता है वो क्या कहलाता है, इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर फॉल करता है उसे आप क्या कहते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो क्या होगा, नॉर्मल। क्या होगा, नॉर्मल। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब आप जानते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, याद होगा आपको, पता है रिफ्लेक्शन कोई भी हो, रेगुलर, डिफ्यूज, दुनिया जहान का कोई भी रिफ्लेक्शन हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज वैलिड एंड देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, and the second law is angle of incidence is always equal to angle of reflection. So this is the angle of incidence, then same will be angle of reflection. The angle of reflection अगर हम draw करें तो this will be angle of reflection, sorry reflected ray, this will be reflected ray, this will be the reflected ray. ये है आपका reflected ray and reflected ray बन गया, तो इसके और इसके बीच में ये जो एंगल बना आपका, ये एंगल, this angle is called angle of reflection. And from law, you know, angle I will be equal to angle R. Both will be equal. ये हमें पहले से ही पता है। तो ये पहला केस हुआ जब लाइट रे क्या हो रहा है, मिरर के ऊपर ऑब्लिकली फॉल कर रहा है। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा। समझ गए बात। अब एक हो सकता है कि नॉर्मली ही फॉल कर जाए, इस पे भी हम केस देखेंगे आगे, इस पे भी बात करेंगे। हम दोनों सिचुएशन देख लेते हैं पहले। यहां देखिए अगर नॉर्मली फॉल करने का मतलब क्या है कि लाइट रे जो है मिरर के ऊपर ऐसे आ रहा है, एकदम ऐसे सीधे। ये देखिए भाई लाइट रे सीधे आ गया, ऐसे आ गया। अब देखो ये लाइट रे सीधे फॉल कर गया, तो यह अगर लाइट रे सीधे फॉल कर गया तो ये क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, अरे नीचे वाला ये जो पॉइंट जहां पर लाइट रे टकराया वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। और अगर नॉर्मल ड्रॉ करने जाओगे तो क्या नॉर्मल इसी पे ड्रॉ हो जाएगा, ध्यान से देखो, क्या नॉर्मल इसी पर ड्रॉ हो जाएगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे पर ही लाई कर गया, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड यू नो लॉ से क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल आई, यहां पर हम लिख सकते हैं हेयर एंगल आई इज इक्वल टू 0, तो then angle R will also be equal to 0. एंगल R भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो लाइट रे इसी पर आया डायरेक्ट वो क्या होगा,
यहीं से वापस चला जाएगा। समझ रहे हो बात? तो दो केसेज हो गई बउआ, दो केसेज हो गई। पहले केस में क्या था, जब ऑब्लिकली फॉल करता है, क्या होता है, जब ऑब्लिकली फॉल करता है तो अगर वो आई एंगल बना, या मान लो लेट सपोज हम एक लाइन बोलते हैं कि अगर वो थीटा एंगल बना के फॉल करता है तो वो थीटा एंगल बना के ही चला जाएगा। अरे इधर से अगर थीटा बना के फॉल किया, इधर से थीटा बना के चला जाएगा ना, तो सेम टू सेम बना के चला गया। लेकिन अगर लाइट रे सरफेस पर नॉर्मली फॉल करे, नॉर्मली फॉल करने का मतलब है कि डायरेक्ट जैसे नॉर्मल ड्रॉ है उसी पे आ जाए अगर, तो जितना मतलब कुछ नहीं होगा, पाथ रिट्रेस हो जाएगा। इसे कहते हैं पाथ रिट्रेस करना, यानी जैसे आना वैसे ही लौट जाना। दिस इज कॉल्ड रिट्रेसिंग ऑफ पाथ, दिस इज कॉल्ड रिट्रेसिंग ऑफ पाथ। तो हम एक लाइन यहां पर नोट में लिखा हुआ है कि when light ray falls normally on the plane mirror, then they retraces their path. Retraces their path, which means जिस पाथ से वो आएंगी उसी पाथ से वापस लौट जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो बुआ, बहुत सुंदर बात है। जरा एक बात ध्यान से देखिए, यहां पर मैं कुछ कुछ बातें करने वाला हूं जो आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक केस हम देखते हैं, वो केस भी दोनों में हम देखेंगे। ये लाइट रे ऐसे फॉल किया, ऐसे चला गया। एक बात बताओ, ये लाइट रे पहले किधर जा रहा था? ये लाइट रे पहले इधर जा रहा था। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे इसी पाथ पे चल जाता, बिकॉज यू नो लाइट प्रोपगेट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये लाइट रे सीधे ऐसे निकल जाता, सीधे ऐसे चल जाता। लेकिन मिरर के आने की वजह से ये लाइट रे बैंड कर गया, लाइट रे मुड़ गया। मुड़ना, बैंड करने का मतलब क्या है, आप जिधर जा रहे थे अब आप उधर नहीं जा रहे हो, आप किधर और जा रहे हो, तो मतलब कि आप बैंड कर गए, आप मुड़ गए। तो यहां पर ये लाइट रे मुड़ गई क्या? अरे देखो ध्यान से भैया, ये लाइट रे मुड़ गई क्या? इस लाइट रे को इधर जाना था ना, लेकिन ये लाइट रे अब इधर जा रहा है ना, तो मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई? अरे मुड़ गई। तो मुड़ गई तो कितनी मुड़ी? अगर मुड़ गई तो कितनी मुड़ी? तो भाई ये देखो, ये इधर जा रही थी, ये इधर जा रही, यानी ये ऐसे मुड़ गई। दिस इज द बैंडिंग, दिस इज द बैंडिंग। अब आप कहोगे सर इधर से ही क्यों? क्योंकि भाई इधर से नहीं लेना है, इधर से ही लेना है। दिस इज बैंडिंग, दिस इज बैंडिंग। तो ये हो गया तुम्हारा बैंडिंग। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेल, दिस इज कॉल्ड डेल। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं डेल। एंड दिस डेल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब वो एंगल जिससे लाइट रे मुड़ा है, वो एंगल जिससे लाइट रे मुड़ा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ गए बात? लेट सपोज एक आदमी लेट सपोज इधर जा रहा था, सपोज कीजिए कि पूरब की ओर जा रहा था, वो आदमी एकाएक 120 डिग्री का टर्न लेके अब किधर और जा रहा है, तो उसकी बेंडिंग कितनी डिग्री हुई? 120 डिग्री। या आप ऐसे समझिए, कोई कहता है कि हम पूरब जा रहे थे, एकाएक मैंने टर्न लिया और हम दक्षिण जाने लगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि आप किधर जा रहे थे? पूरब, और एकाएक आपने टर्न लिया और आप किधर जाने लगे? दक्षिण। आपने कितने डिग्री का टर्न लिया? 90 डिग्री का। आपने कितने डिग्री का टर्न लिया? 90 डिग्री का। क्योंकि पूरा इधर था और आप इधर दक्षिण गए तो डायरेक्ट टर्न किया आपने, एंगल बन गया 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन, चाहे कहीं भी एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लो, निजी जिंदगी में, लाइट के केस में, कहीं पर भी आप एंगल ऑफ डेविएशन अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रीवियस पाथ क्या था और अभी का पाथ क्या है, करंट पाथ क्या है। और प्रीवियस पाथ और करंट पाथ के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ध्यान से सुनना हमेशा के लिए, क्या बोला मैंने कि प्रीवियस पाथ और करंट पाथ के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो जितना एंगल बनता है प्रीवियस पाथ और करंट पाथ में उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके बुआ, ठीक है, बहुत है आगे, अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब हम आगे करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। चलो फाइंड आउट करते हैं। एक बात बताओ, ये लाइट रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एंड अगर आपको कोई कहे कि एंगल बिटवीन, यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट, एंगल बिटवीन IR एंड RR। समझ रहे हो ना IR और RR का मतलब? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बना? तो देखो बुआ, एक एंगल ये बना I और एक एंगल बना R, यानी हम किसे लिख सकते हैं? I प्लस R लिख सकते हैं बुआ। एंगल ऑफ, अरे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बना? I प्लस R। सिंपल सी तो बात है। अब एक बात बताओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आप जानते हो कि I और R बराबर बराबर है।
तो आप चाहो तो I को R से रिप्लेस कर सकते हो या R को I से रिप्लेस कर सकते हो। मैंने क्या किया, दोनों को I से रिप्लेस कर दिया। दैट इक्वल टू I प्लस I, दैट इक्वल टू 2I, दैट इक्वल टू 2I। यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है, 2I के बराबर होता है। यानी अगर आप कह रहे हो कि अगर मेरा लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो बताइए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा, ऑब्वियस है 60 डिग्री होगा। ये भाई समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा नॉर्मल है, ये लाइट रे फॉल किया, ये 30 डिग्री बनाया, तो ऑब्वियस है कि जो लाइट रे जाएगा वो भी 30 डिग्री बनाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो लाइट रे 30 डिग्री बना के आया वो 30 डिग्री बना के ही जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया ना रे। वही तो मैं बोल रहा हूं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 2I के बराबर होता है। अब एक बात बताओ, ये तो हमें समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस प्रीवियस पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है, 180 का। कितना एंगल बनता है, 180। तो एक बात बताओ, 180 का बनता है, गणित का अगर आप थोड़ा भी आपको नॉलेज हो तो एंगल ऑफ डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस दिस एंगल एंड दिस एंगल माइनस I प्लस R। देखिए ये दोनों क्या होगा, जुड़ करके इसमें से घट जाएगा ना। ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, ये टोटल एंगल 180 डिग्री है और मुझे बस इतना चाहिए, तो यानी इस टोटल में से हमको इन दोनों को जोड़ के घटा देना। तो मैंने क्या किया, 180 माइनस I प्लस R, और हमने अभी तुरंत देखा I प्लस R कितना होता है, 2I हो सकता है। तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस 2I, 180 माइनस 2I। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। यानी जो आपका यहां से आप समझ सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो, बस आपको क्या पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपको पता है तो आराम से आप एंगल ऑफ डेविएशन पे कमेंट कर सकते हो। फॉर्मूला है 180 माइनस 2I, 180 माइनस 2I, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां पर हम देखिए, यहां पर अब आपके पास मैं बात करूं ना तो आपके पास 3 फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए। एक फॉर्मूला मैंने पहले ही दिन बताया था जब मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था, याद कीजिए। मैंने कहा था ग्लैंसिंग एंगल, याद कीजिए ग्लैंसिंग एंगल को हम थीटा से नोट करते थे। दिस इज द ग्लैंसिंग एंगल, दिस इज कॉल्ड थीटा, दिस इज ग्लैंसिंग एंगल, दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल, दिस इज थीटा। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी। तो एक फॉर्मूला यहां भी आया था कि थीटा बराबर 90 माइनस I, यहां एक फॉर्मूला आया था, एक फॉर्मूला यहां आया, तो एक मेरे पास ये फॉर्मूला था। अगर ग्लैंसिंग एंगल पता हो तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं देता है, हमें ग्लैंसिंग एंगल देता है। तो अगर हमें ग्लैंसिंग एंगल पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता कर सकते हैं, क्या करके, उसको 90 में से घटा करके। न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं, जब जियो मीट वाला क्लास ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, उसमें न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो इन सारे टॉपिक, इन सारे पॉइंट्स पर न्यूमेरिकल होगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था अगर आपको इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो तो आप ग्लैंसिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। आपको अगर ग्लैंसिंग एंगल पता हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, 90 में से घटाना ही तो है। ये पहला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, यहां पर एक फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला आया कि अगर आपसे कोई कहे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताओ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल मींस ये एंगल, मींस ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल इक्वल होगा I प्लस R के। तो मैंने यहां किया I प्लस R के, R को मैंने I से रिप्लेस किया, यानी 2I। यानी अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला ये भी आया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2I। This is again a formula, 2 formula, and the third formula is angle of deviation। यानी कि जब लाइट टकराएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2I। समझ गए बात। तो रिफ्लेक्शन पे हमने बात की कि अगर ऑब्लिकली फॉल होगा तो जितना एंगल बना के फॉल होगा उतना ही एंगल बना के जाएगा। और एक केस यहां भी है, वो प्लेन वाला, तो वो नॉर्मल वाला। यहां पर अगर आप देखना चाहो तो यहां बताओ, अगर कोई कहे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे 0 डिग्री, क्योंकि एंगल I भी 0 और R भी 0, 0 प्लस 0 0। तो यहां पर अगर कोई कहे नॉर्मली फॉल होता है, देखिए यहां पर मैं नॉर्मली फॉल में कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं। नॉर्मली फॉल होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 0।
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में कितना एंगल बनता है? शून्य। समझ रहे हो ना बात? और डेविएशन कितना होगा? अगर पूछे इसके केस में डेविएशन बताओ तो डेविएशन बराबर 180 माइनस 2i। क्या हो गया? 180 माइनस 2i। आई का वैल्यू कितना रखोगे? 0। तो इसको करोगे 0 तो ये 2 से मिलके हो जाएगा हीरो छम छम, यानी कि 180 माइनस 0 दैट इक्वल टू 180। यानी यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री होना भी चाहिए। अरे भाई मैं आ रहा था पूरब की ओर और एकाएक मैंने मेरा मन समझ गया, मैं पश्चिम की ओर जाने लगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ? 180 डिग्री का ना, डायरेक्ट मुड़ गया मैं, तो 180 डिग्री का अपोजिट हो गया। यहाँ अपोजिट ही तो हो रहा है, ये आ रहा था इधर और इधर जा रहा है। ये मत सोचना 0 डिग्री का एंगल है, अरे 0 डिग्री का एंगल नहीं, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो दो लाइन अगर एक दूसरे पर फॉल कर रही हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है। इंसिडेंट ग्लेंसिंग एंगल का कोई वैल्यू पूछे 90 डिग्री, यहाँ पर ग्लेंसिंग एंगल का कोई वैल्यू पूछे तो कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये भी केस हो गया, ये भी केस होगा। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग को और बेटर फील आएगा, इसीलिए सभी आदमी क्लास तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, वो जो कराएंगे न्यूमेरिकल्स वाली क्लास। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंगल ऑफ डेविएशन का कंसेप्ट, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल का कंसेप्ट, ग्लेंसिंग एंगल का कंसेप्ट, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखिए हम देखेंगे क्या, इसके बाद कुछ एंगल ऑफ डेविएशन पे हमें और भी चीजें देखनी है। इस फॉर्मूला को हम यहाँ रखते हैं और इसे हम इरेज करते हैं और हमें एंगल ऑफ डेविएशन पे कुछ बातें और भी करनी है। क्या बातें करनी है वो देखिए। देखिए 2 केसेज बताई जाती हैं। अगर आप ओलंपियाड एग्जाम दोगे या कोई भी एग्जाम दोगे या हायर लेवल का एग्जाम दोगे, एनटीएससी दोगे, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है जरा ध्यान से देखिएगा। आपको क्या कहेगा कि बेटा ऐसा है कि ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है? एक प्लेन मिरर है। हमने कहा बहुत अच्छा भैया प्लेन मिरर है। ये इंसिडेंट रे है, हमने कहा बहुत सुंदर इंसिडेंट रे भी है। तो ये दे दिया तो हम तो सब चीज बाकी कर ही लेंगे। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी बातें हमें पता है। ओके, सारी बातें हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू थीटा माइनस 2i। 3 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला क्या? एक फॉर्मूला हमारे पास i बराबर 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन अ फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड, एंड द सेकंड फॉर्मूला इज 2i। 2i ये क्या था? 2i था एंगल बिटवीन IR एंड RR, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना? 2i। दिस इज अगेन अ फॉर्मूला एंड दिस इज अ फॉर्मूला, थीटा डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i। अब देखिए यहां पर खेल क्या होगा। देखिए 2 केसेज होती हैं। एंगल ऑफ डेविएशन से 2 तरह का सवाल पूछा जाता है। डायरेक्ट सवाल तो गधा पूछता है, यही बात है। डायरेक्ट सवाल को सवाल 180 माइनस 2i आई पता है, घटा दो, दूर ना करके, ये भी कोई सवाल हुआ? सवाल कहां जाता है वो देखो। सवाल कहेगा कि बेटा ऐसा है कि ये तुम्हारा सारा अरेंजमेंट था। हमने कहा बिल्कुल था। उसने कहा ऐसा करो कि एक आदमी ने आया पगलवा, कोई एक तुम्हारा दोस्त चिंटू, और चिंटू ने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, ये लाइट रे जो ऐसे आ रहा है ना, इसको हम घसका देंगे, इसको घसका देंगे। घसका देंगे मतलब हम मिरर को कुछ नहीं करेंगे, मिरर फिक्स है। ये पहला, देखिए पहला केस, मैं 2 केसेस बता रहा हूं, केस 1 एंड केस 2। एंगल ऑफ डेविएशन पे 2 केस पे सवाल आता है, एकदम वो दोनों सीख गए, कोई भी सवाल आपको फंसा नहीं पाएगा। दिस इज द केस 1, दिस इज द केस 1। केस 1 में क्या होगा? केस 1 में होगा क्या? मिरर फिक्स्ड रहेगा। यहां पर क्या होगा बुआ? मिरर फिक्स्ड। मिरर को आप छेड़ोगे नहीं, मिरर को जैसे है वैसे ही छोड़ोगे। मिरर फिक्स्ड, इंसिडेंट रे इज रोटेटिंग, यानी मिरर को तो फिक्स रहने देगा लेकिन इंसिडेंट रे को रोटेट कर देगा, यानी इंसिडेंट रे को घसका देगा। अब आप कहोगे सर कैसे घसका देगा बताइए तो। हमने कहा देखो बुआ घसका देगा। एक बच्चा आया, उसने कहा इधर से इंसिडेंट रे आ रहा है, अब मैं इंसिडेंट रे को यहां से लाऊंगा। न्यू, डबल एरो जिसमें लगा वो न्यू हो गया, यानी उसने क्या किया? थीटा घसका दिया। अरे समझ रहे हो ना? ये लेजर, मान लो कि लेजर बीम से जा रहा था तो लेजर को उसने ऐसे कर दिया, क्या भारी बात है, थोड़ा सा घसका दिया, रोटेट कर दिया। किसको रोटेट किया? इंसिडेंट रे। मिरर क्या है? अरे मिरर में कुछ हुआ क्या? मिरर जो है हमारा वो तो फिक्स्ड है। मिरर भी रोटेट करके देखेंगे, वो चिंता मत कीजिए, लेकिन अभी मिरर फिक्स है। और क्या रोटेट कर रहा है? इंसिडेंट रे। तो
तो अगर हमने इंसिडेंट रे को थीटा रोटेट किया तो एक बात बताओ, पहले ये आई था, अरे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, आई था। अब क्या है, जो आई अब तो आई नहीं रहा, अब तो कुछ नया हो गया, अब तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस विल बी इक्वल टू आई प्लस थीटा, या इसे मैं कह देता हूं आई प्राइम, इसे मैं कह देता हूं आई प्राइम। तो दिस आई प्राइम इज इक्वल टू आई प्लस थीटा, दिस आई प्राइम इज कॉल्ड आई प्लस थीटा। तो अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा बढ़ाया, नॉर्मल तो जहां है वही है, नॉर्मल में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी बड़ा होना होगा, तो यानी आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी रोटेट कर जाएगा। अब अगर इसको आप बड़ा करोगे तो ये भी बड़ा होना चाहेगा कि छोटा होना चाहेगा, ऑब्वियस है बड़ा होना चाहेगा, तो ये भी बड़ा होना चाहेगा, और ये ऐसे, सॉरी कुछ ज्यादा ही नीचे होगी, ये ऐसे हो जाएगा क्या, तो दिस आल्सो रोटेट इन थीटा, ये भी रोटेट कर जाएगा कितना, थीटा। रिफ्लेक्टेड रे को आपने रोटेट किया क्या, नहीं, वो खुद ब खुद रोटेट हुआ। ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा सा कंसेप्ट की बात है, किताबों में नहीं रहती है, कहीं पर नहीं पढ़ाया जाता है। आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई भी ओलंपियाड एग्जाम देंगे, छोड़ो ओलंपियाड एग्जाम, कम से कम 12th में तो जाओगे, 10वां पढ़ के पढ़ाई थोड़ी छोड़ देगे बुआ, पढ़ोगे इन आगे, ये सब काम किए रहोगे तो वहां पे इजी हो जाएगा, समझ गए ना, फाउंडेशन कोर्स है ना ये। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं भाई। तो अगर तुमने यहाँ पे थीटा रोटेट किया तो क्या यहाँ भी थीटा रोटेट हुआ, ये मैंने रोटेट किया कि वो खुद ब खुद रोटेट हुआ, वो खुद ब खुद रोटेट हुआ, मैंने तो इसको रोटेट किया। रिफ्लेक्टेड रे मेरे हाथ में थोड़े है, मेरे हाथ में तो इंसिडेंट रे, मेरे हाथ में क्या है, इंसिडेंट रे, मेरे हाथ में रिफ्लेक्टेड रे है क्या, नहीं है, मेरे हाथ में इंसिडेंट रे, मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट करवाया थीटा, अगर मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट करवाया थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट कर गया थीटा खुद ब खुद। बट एक चीज का अंतर है, क्या, देखो इसको मैंने किधर रोटेट किया, अरे एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बउआ, इधर की ओर क्या होता है, इधर होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज समझते हो, घड़ी जिधर चलती है ना उसकी उल्टी, घड़ी जो चलती है वो टिक 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 ऐसे चलती है, अरे ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे चलती है घड़ी, लेकिन यहां पर देखो मैंने इधर किया ना, इधर, तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, ये तो भाई आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। एक बात बताओ, यहां पर तुमने जो इंसिडेंट रे को रोटेट किया था वो किस डायरेक्शन में रोटेट किया था, एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुआ किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। यानी तुमने अगर इंसिडेंट रे को थीटा रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही रोटेट करेगा, लेकिन अपोजिट सेंस में। आया, रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही रोटेट करेगा लेकिन अपोजिट सेंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे इन सभी पर, चिंता मत कीजिए, समझ में आ रहा है। तो यानी अगर आप इंसिडेंट, यानी पहला केस, फर्स्ट केस एंगल ऑफ डेविएशन पे भी आएंगे, लेकिन पहला केस ये पर केस समझ लीजिए, बाकी सारी चीज तो दुनिया आसान है भाई। पहला केस है कि अगर इफ प्लेन मिरर इज फिक्स्ड and incident ray is rotated by angle theta, then reflected ray also rotates by angle theta but in opposite sense। यानी अगर आप इंसिडेंट रे को रोटेट करोगे किससे, थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगा थीटा एंगल से लेकिन अपोजिट सेंस में, यानी अगर क्लॉकवाइज करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अरे नहीं बउआ, तो ठीक है भाई, ये सारी बातें हो गई। तो यहां पर अब एक बात बताओ, सब चीज चेंज हो जाएगा। सबसे पहले कोई पूछे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना से चेंज हुआ, थीटा से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना से चेंज हुआ, अगर मैं कहूं आर प्राइम क्या होगा, तो आर प्राइम हो जाएगा आर प्लस थीटा, यानी ये भी थीटा से चेंज हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये भी थीटा से चेंज हुआ। सेकेंड, आगे बात करते हैं, कोई पूछे कि एक बात बताओ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितने से चेंज हुआ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है, हम पूछ रहे हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो हमारा 2i था वो कितना से चेंज हुआ, तो क्या हो गया, थीटा यहां भी बढ़ गया, थीटा यहां भी बढ़ गया, तो 2 थीटा से बदल गया। अरे किससे बदल गया, 2 थीटा से बदल गया, 2 थीटा से चेंज हो गया। वो घटा कि बढ़ा वो इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर सोचो इसी लाइट रे को हम इधर रोटेट किए रहते, लेट सपोज, मैं इसी पे थोड़ा कचरा सा हो रहा है लेकिन बस आप ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा।
इसी को हम अगर इधर रोटेट किए रहते थीटा, अगर सोच लाइट रे को हम इधर लाए रहते थीटा, अगर आप इधर लाए रहते थीटा तो ये इंसिडेंट रे भी इधर गया रहता थीटा। इसको हम 3 एरो दिखा देते हैं, ये तीसरा हमने बनाया, तो ये इधर आता थीटा। एक बात बताओ, अगर आप इसको इधर थीटा लाते तो ये इधर थीटा आता, तो फिर 2 थीटा से चेंज होता, लेकिन 2 थीटा यहां बढ़ता कि घटता? घट जाता। चेंज तो 2 थीटा का ही होगा। यानी अगर आपने इंसिडेंट रे में थीटा चेंज किया, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा से चेंज किया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा से चेंज होगा, बट अपोजिट सेंस में। ठीक है भाई। फिर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी थीटा से चेंज होगा, 2 थीटा से चेंज होगा। बढ़ेगा या घटेगा उस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने किधर रोटेट किया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन की अगर बात करें तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या था? अब तो ये तो अजीब सा हो गया। एक बात बताओ, ये था मेरा उजला वाला, मेरा प्रीवियस पाथ था, ये मेरा प्रीवियस पाथ है भाई, ये मेरा प्रीवियस पाथ है। एक बात बताओ, पहले ये लाइट रे यहां से जा रहा था, तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज हमारा, ये हमारा डेल था। लेकिन अब तो हमने क्या किया, इसे इधर घसकाया तो ये इधर घसका, तो नाउ दिस इज माय न्यू एंगल ऑफ डेविएशन, डेल प्राइम। हुआ कि नहीं हुआ? ये डेल प्राइम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। डेल प्राइम गेट चेंज। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से नहीं होगा, अब ये यहां से होगा, यहां से होगा कि नहीं होगा? तो जरा ध्यान से देखिए। एक तो सबसे पहली बात है, अब जरा यहां मैं बना रहा हूं, यही बातें क्लास में ज्यादा बेटर होती है, बोर्ड पे तो कचरा सा लग रहा होगा आपको। ये अगर आपने चेंज, मैं ऐसा करता हूं ना, मैं नया डायग्राम बना देता हूं, आपको फील आ जाएगा डायग्राम इसी में, या मैं नई जगह पे बता देता हूं, यहां बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं बता रहा हूं, जो उसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हो सकता है आपको उतना समझ में ना आए। यहां पर देखिए भाई, दिस इज द प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर, this is my old incident ray, and this is my old normal, and this is old reflected ray. This is the case, and this is the previous path, पहले का पाथ ये है, और this is my old angle of deviation, this is my old angle of deviation, and this is old angle of incidence, and this is old angle of reflection. अब मैंने क्या किया ना, अब मैंने इस लाइट रे को कर दिया यहां पर, लाइट रे को मैंने कर दिया यहां पर। तो ये एक बात बताओ, प्रीवियस पाथ तो ये हो गया ना अब, अरे प्रीवियस पाथ तो अब इधर से आ रहा था, तो प्रीवियस पाथ तो ये हो गया। तो अगर ये प्रीवियस पाथ हो गया तो इसे मैंने कितना से रोटेट किया था बुआ? थीटा से। एक बात बताओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी कितना से रोटेट कर जाएगा? थीटा से, इन अपोजिट सेंस। अभी मैंने तुरंत बात की, ये हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब जो तुम्हारा नया एंगल ऑफ डेविएशन है, क्या वो ये है कि नहीं है? अगर जरा देखो तो ये पुराना एंगल ऑफ डेविएशन और ये नया एंगल ऑफ डेविएशन, इसमें से देखो 2 जगह पे कट गया। एक तो यहां कटा थीटा और यहां भी कटा थीटा, तो ये क्या हो गया? घट गया ना। अरे घट गया कि नहीं घट गया? कितना से घट गया? 2 थीटा से घट गया, 2 थीटा से घट गया। देखो ना, इधर से भी थीटा घट गया। तो यानी मैं यहां कह सकता हूं कि डेल न्यू जो होगा वो डेल ओल्ड से 2 थीटा कम होगा, यहां कम होगा। अगर मैं इधर करता तो बढ़ता, वो मैं बात बता रहा हूं। अगर मैं इधर, यहां मैं प्लस माइनस लिख देता हूं, अगर प्लस माइनस लिख दूं तो मैं जनरल केस हो जाएगा, ये प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, लेकिन चेंज कितने का होगा? 2 थीटा का ही होगा। तो यहां से देखो, मैंने इस प्रीवियस केस से मैं 3 पॉइंट्स पॉइंट आउट करूंगा, आप ध्यान से सुनिए क्या क्या मैं बोल रहा हूं। पहला मैंने बोला कि इफ मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, यानी मिरर अगर फिक्स्ड है और इंसिडेंट रे को आप थीटा एंगल से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से ही रोटेट करेगा, बट अपोजिट सेंस में। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो टोटल एंगल है वो 2 थीटा से चेंज हो जाएगा। वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज किया तो 2 थीटा से बढ़ जाएगा,
और अगर क्लॉकवाइज किया तो 2 थीटा से घट जाएगा। पॉइंट आउट कर लीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज में 2 थीटा से बढ़ जाएगा, क्लॉकवाइज में 2 थीटा से घट जाएगा। क्या? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल। थर्ड पॉइंट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन भी 2 थीटा से ही चेंज होगा। जिस तरह इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का बीच का एंगल 2 थीटा से चेंज हो रहा था, उसी तरह एंगल ऑफ डेविएशन भी 2 थीटा से चेंज होगा, लेकिन वो 2 थीटा से बढ़ेगा कि घटेगा? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो घटेगा और क्लॉकवाइज करोगे तो बढ़ेगा। अब जरा देखो यहां पे, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल था, वो जब 2 थीटा से बढ़ता है, एंगल ऑफ डेविएशन 2 थीटा से घटता, और वो जब घटता है तो ये बढ़ता है। यहां पे देखो, जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया तो इन दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा से बढ़ा, तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन 2 थीटा से घट गया। और अगर मैं इधर करता तो एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा से घटता, तो ये 2 थीटा से बढ़ जाता। बढ़ना भी चाहिए क्योंकि टोटल एंगल तो 180 फिक्स है ना। आई होप आपको तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। यानी कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, देखो भाई ये सब नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10th में ये सब पूछने नहीं जा रहा है। क्लास 10th के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर उतना ही अगर आपको पढ़ना है तो जो रिवीजन लेक्चर आएगा उसी में आपका काम हो जाएगा। मैं यहाँ ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अधिक जान पाए, थोड़ा सा ज्यादा बातें समझ पाए, तो इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो गधा जैसे काम होता नहीं है, थोड़ा सा तो करना ही पड़ता हुआ। चलो ठीक है, बात करते हैं। मैंने कहा मैं 3 पॉइंट्स पॉइंट आउट किया केस से। पहला केस, अगर इंसिडेंट रे फिक्स है, नहीं सॉरी, मिरर फिक्स है, इंसिडेंट रे रोटेट कर रहा है, 3 बातें। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा से चेंज होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा से चेंज होगा अपोजिट सेंस में। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 2 थीटा से चेंज होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो 2 थीटा से बढ़ेगा, क्लॉकवाइज होगा तो 2 थीटा से घटेगा। एंगल ऑफ डेविएशन भी 2 थीटा से चेंज होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो 2 थीटा से घटेगा, क्लॉकवाइज होगा तो 2 थीटा से बढ़ेगा। यानी कि यही बात बस, यानी कुछ नहीं। समझ में आ गया आपको? दिस इज द फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस। मैं सेकंड केस पे चलता हूं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड द सेकंड केस, नोट में भी ये बात लिखी हुई है। नोट क्या, सबसे बड़ी बात आपको बोर्ड से लिखना आना चाहिए। नोट तुम लोग तो मजदूर हो गए हो, जो हम लिख के देते हैं वही लिखते हो। बोर्ड से लिखना चाहिए तुम लोगों को। चलो भैया कोई बात नहीं। केस टू देखे क्या? केस टू में क्या होगा भैया? इंसिडेंट रे फिक्स रहेगा। इंसिडेंट रे क्या रहेगा? फिक्स रहेगा और मिरर रोटेट करेगा। ये भाई और ज्यादा ध्यान देने की चीज है। मिरर रोटेट करेगा और क्या फिक्स रहेगा? इंसिडेंट रे फिक्स रहेगा। ध्यान से देखिएगा। तो मैं करता हूं भाई, बस ध्यान से, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, सारी बातें समझ में आएंगी। बस कलर पे ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले व्हाइट से बना रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत बार डायग्राम में इधर उधर हो जाता है। दिस इज द ओल्ड प्लेन मिरर, ओल्ड पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर, एंड दिस इज द ओल्ड पोजीशन ऑफ इंसिडेंट रे। दिस इज द ओल्ड पोजीशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड दिस इज फिक्स्ड। ये इस बार क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। इसको तो हम बदलने वाले नहीं। दिस इज माई ओल्ड नॉर्मल, this is my old normal and this is my old angle of this is my old reflected ray. This is the case. This is called angle of incidence. This is called angle of incidence. This is called angle of reflection and the everything is fixed. Now mirror is rotated. हमने क्या किया, एक बच्चा आया, हमने बड़ा अच्छा से अरेंजमेंट लगाया, एंगल ऑफ डेविएशन सब निकाल रहे थे। चुन्नू आया दौड़ के, चुन्नू था बउआ, उसने क्या किया, मिरर को रोटेट कर दिया। तो अब ये मिरर क्या हो गया, इसने मिरर को कर दिया ऐसे। अब मिरर को उसने कैसे कर दिया, मिरर रोटेट हो गया। क्या इंसिडेंट रे क्या वैसे ही है जैसे था? अरे देखना, इंसिडेंट रे कैसे वैसे ही है जैसे था। मिरर को उसने कितना से रोटेट कर दिया? थीटा से। मिरर को उसने कितना से रोटेट कर दिया? थीटा से। तो सवाल उठता है कि नया रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, वो रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, सारी बातें। तो एक बात बताइए, इंसिडेंट रे में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक चीज में चेंज होगा, जानते हो किसमें? नॉर्मल में। नॉर्मल तो मिरर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो अब ये नए मिरर पे ये परपेंडिकुलर थोड़े है। नए मिरर का अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी द न्यू नॉर्मल। This is new normal. This is called n prime. This is new normal.
दिस इज एन, दिस इज ओल्ड नॉर्मल, दिस इज न्यू नॉर्मल। नॉर्मल हो गया रोटेट। अब जरा बात ध्यान बताओ, ये अब एक बात बताओ, यहां मैं बातें लिख रहा हूं, ये एंगल क्या थीटा होगा? ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये एंगल थीटा होगा। बहुत सुंदर। तो ये एंगल थीटा हुआ। एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ? अरे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है, तो आर को भी घूमना पड़ेगा ना, इसके बराबर होना पड़ेगा, तो आर भी रोटेट करेगा। तो आर कहां जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा, मैं रेड कलर से इसे बना रहा हूं, न्यू आर पोजीशन को। मैं कह रहा हूं कि जो आर होगा वो, सॉरी, जो आर होगा वो यू जाएगा भाई। दिस इज द न्यू आर एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा। कैसे वो समझिए। अब आप कहोगे सर 2 थीटा क्यों? एक बात बताओ होगा, पहले ये आई था, अब ये आई प्लस थीटा है ना। तो नया जो एंगल जो आर प्राइम होना चाहिए, ये जो एंगल होना चाहिए, ये जो एंगल होना चाहिए, ये एंगल, ये आर प्राइम है हमारा, है ना आर प्राइम। ये आर प्राइम हमारा क्या इस आई प्लस थीटा के बराबर होना चाहिए? लेकिन एक बात बताओ, तो आप कहोगे सर अगर पहले तो आई था ही, तो आई प्लस थीटा करना तो थीटा ही रोटेट होता ना, 2 थीटा क्यों हुआ? तो देखो ऐसा हुआ ना बुआ, ये नॉर्मल ही थीटा रोटेट कर गया, ये नॉर्मल ही थीटा रोटेट कर गया। इंसिडेंट रे तो रोटेट किया नहीं, नॉर्मल ही अगर थीटा रोटेट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बढ़ा ना भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बढ़ा? थीटा बढ़ा। तो अब मैं देखो इसको न्यूमेरिकल डाटा से समझाऊंगा तो आपको बेटर हो जाएगा। लेट सपोज न्यूमेरिकल डाटा से देखिए आपको तुरंत फील आ जाएगा, तो उसी से मैं कर देता हूं। ये देखिए बुआ, प्लेन मिरर, और ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये मेरा नॉर्मल, एंड दिस इज द एंगल, दिस इज इक्वल टू लेट सपोज 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री, तो यहां से ये भी 45 डिग्री। अरे भाई एकदम इजी ना, ये भी कितना? 45 डिग्री। अच्छा, किसी कोई बच्चा आया और उसने मिरर को ऐसे रोटेट कर दिया, सॉरी, मिरर को ऐसे रोटेट कर दिया बाय एंगल 15 डिग्री। कितना डिग्री से? 15 डिग्री से। एक बात बताओ, ये नॉर्मल भी कितना से रोटेट हो जाएगा? बाय 15 डिग्री। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस नया क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अरे 45 पहले से था, 15 रोटेट हो गया तो कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको भी कितना होना होगा? 60 डिग्री है। एक बात बताओ, पहले इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री था क्या? इन दोनों 45 90 था ना रे। तो पहले इन दोनों के बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री था क्या? 90 डिग्री था। लेकिन अब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री। तो अब एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। 120 डिग्री होना चाहिए इनका था। अरे भाई 15 डिग्री तुमने रोटेट किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब 60 हो गया ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 60। और आप जानते हो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो दुगुना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो अगर ये अब 60 हो गया तो बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 120, 120। तो पहले 90 था रे, पहले कितना था? पहले टोटल कितना था? 90। अब टोटल कितना है? 120। कितना का चेंज हुआ? 30 का। 15 का घुमाए तो 30 का चेंज आया ना। 15 को घुमाए तो कितना का चेंज आया? 30 का चेंज आया ना। एक बात बताओ, ये 30 कौन घुमा? इंसिडेंट रे तो फिक्स है ना। इंसिडेंट रे क्या है? फिक्स है। अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे फिक्स है तो बच्चा कौन? रिफ्लेक्टेड रे। अरे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ही तो 90 डिग्री था पहले, और अब 120 डिग्री है। और तुम इंसिडेंट रे को फिक्स रखे हो तो घूम कौन रहा है? तो दुगो लाइट है, ये है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, टोटल एंगल है। और अब तुम्हारा घूम क्या रहा है? इंसिडेंट रे तो मिरर घूम रहा है। एग्जैक्ट सही, आपके मन में आ रहा है कि मिरर घूम रहा है। मिरर घूम रहा है, मिरर को तो भूल जाओ। अब तो मुझे एंगल पे डील करना है। तो मेरे पास दो चीजें हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। दीज आर द 2 पॉइंट्स। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दीज आर द 2 रेज। और उनके बीच में ही हमको एंगल देखना है। पहले का एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री था, अब दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये तुम्हें पता है। तो चेंज 30 का है, ये भी हमें पता है। लेकिन ये चेंज कौन लाया?
मिरर भूल जाओ, मिरर रोटेट किए तभी चेंज आया, मिरर तो कॉज है, मिरर को आप भूल जाओ, अब उन दोनों पे कंसंट्रेट करो। तो मैं कहूंगा कि इंसिडेंट रे में तो कुछ हो ही नहीं रहा, इंसिडेंट रे तो जहां है वही है, इंसिडेंट रे का हम कहां कुछ किया, हम तो जहां थे वही है। रिफ्लेक्टर रे का हम घूम गए ना 30 डिग्री, इसीलिए 30 डिग्री चेंज हो गया। अरे आया गधा, समझ में आ गया हो। इट मीन्स इतना इजी नहीं है, ठीक है चलो आते हैं। इट मीन्स अगर मिरर को आप थीटा से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से रोटेट करेगा। इंसिडेंट रे कितना से रोटेट करेगा, कुछ नहीं रोटेट करेगा, इंसिडेंट रे तो फिक्स है। अरे आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां से पहला पॉइंट निकल के आया कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, if mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray rotates by angle 2 theta. Reflected ray rotates by angle 2 theta. Reflected ray कितना से रोटेट करेगा, 2 थीटा से रोटेट करेगा। किस सेंस में, सेम सेंस में। देखो यहां पे देखो बुआ, इसको थीटा रोटेट किया, ये भी 2 थीटा रोटेट हुआ, ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, यानी सेंस सेम। समझ में आया। और टोटल एंगल दोनों के बीच के कितने साथ चेंज होगा, 2 थीटा से तो चेंज होगा ही होगा। तब आपको कि सर पिछले बार भी 2 थीटा से ही चेंज हो रहा था, अभी भी 2 थीटा से ही चेंज हो रहा है। उस बार आप कह रहे थे कि इंसिडेंट रे थीटा रोटेट कर रहा है, यहां आप कह रहे सॉरी उस बार आप कह रहे थे कि रिफ्लेक्टेड रे थीटा रोटेट कर रहा है, इस बार आप कह रहे हो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट कर रहा है, ऐसे कैसे। तो बहुआ आंसर ये है कि पिछले बार थीटा तो आधा काम तो भी किया था ना, कौन, इंसिडेंट रे, आधा काम रिफ्लेक्टेड रे किया था। यहां तो टोटल का टोटल काम रिफ्लेक्टेड रे को करना, इंसिडेंट रे करा, हम तो फिक्स है। रिफ्लेक्टेड रे को पूरा मेहनत करना पड़ेगा ना, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करेगा। अब अगर समझ में नहीं आया तो मोबाइल को रख दो, बाबू को बोलो कि बाबू एगो भैंस खरीद दीजिए, हम जा रहे हैं बाद में चराने के लिए। अब कुछ नहीं है उसके बाद, समझ में बात, चलो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। 2 थीटा समझ में आया, यानी अगर इंसिडेंट रे फिक्स है और मिरर रोटेट कर रहा है, तो मिरर को अगर थीटा से रोटेट किया जाएगा तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करेगा इन द सेम सेंस। इन द सेम सेंस मींस अगर मिरर क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज, अगर मिरर एंटी क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब आप इतना तो समझ ही सकते हो, अगर ये 2 थीटा से चेंज हुआ तो एंगल ऑफ डेविएशन भी 2 थीटा से ही चेंज होगा। एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना से चेंज होगा, 2 थीटा से। अब देखो यहाँ पे भैया, क्योंकि टोटल 180 डिग्री का एंगल तो फिक्स है ना पाथ पर, ठीक है। अगर आप कर पाए तो यहीं से कर लेंगे, यानी तो मैं बता देता हूं, यहीं पर समझ लीजिए। पहले देखिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है यहाँ पे। तो अगर मैं ओल्ड एंगल ऑफ डेविएशन में डिफरेंस देखूं तो ये मेरा प्रीवियस पाथ था पुराना, और ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन था 45 डिग्री का, ये ऑलरेडी था। 90 डिग्री ये बन ही रहा था, तो ये 90 डिग्री आता, क्योंकि टोटल एक लाइन पर तो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो 45 यही दोनों बना रहा था, तब 90 ये बचा ना। अब देखो नया जो तुम्हारा केस हुआ, नया केस होने की वजह से प्रीवियस पाथ में तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसके केस में तो इंसिडेंट रे वही है ना। तो प्रीवियस पाथ जो था, दिस इज द प्रीवियस पाथ एंड द सॉरी दिस इज द प्रीवियस पाथ एंड प्रीवियस पाथ इज फिक्स्ड, प्रीवियस पाथ इज फिक्स्ड। इट मींस ये मेरा था क्या, ये मेरा डेल था, और दिस इज माय डेल प्राइम, दिस इज माय डेल प्राइम। एक बात बताओ, डेल और डेल प्राइम के बीच में यही एंगल का डिफरेंस है ना, और ये एंगल 2 थीटा है ना, यानी कितने से चेंज हुआ, 2 थीटा से चेंज हुआ। कितना से चेंज हुआ, 2 थीटा से चेंज हुआ। यानी अगर ये थीटा थीटा ही मेन खेल होता है भाई, यानी कि अगर मिरर को थीटा से रोटेट किया जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी 2 थीटा से ही चेंज होगा, 2 थीटा से चेंज होगा। बढ़ेगा कि घटेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मिरर रोटेट कैसे हुआ। अगर मिरर क्लॉकवाइज हुआ तो घटेगा, देखो क्लॉकवाइज हुआ तो घट गया ना, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बढ़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। जस्ट अपोजिट है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज होता तो बढ़ता था, यहाँ पे घट रहा है। सारा कुछ ज्वाइंट कर सकते हो आप। चलो आ गया होगा। तो यहां से मैंने 3 पॉइंट कंक्लूड, यहां से भी मैंने 3 पॉइंट कंक्लूड किए, तीनों पॉइंट वही तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट कि अगर मिरर रोटेट किया जा रहा है थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगा 2 थीटा से इन द सेम सेंस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 2 थीटा से ही चेंज होगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ डेविएशन भी 2 थीटा से ही चेंज होगा, यानी इसमें सब चीज 2 थीटा से चेंज हुआ। इसमें सब चीज क्या हुआ,
टू थीटा से चेंज हुआ था। आई होप आपको एंगल ऑफ डेविएशन का कंसेप्ट बेटर ढंग से आया होगा, एंगल ऑफ डेविएशन आपको बेटर ढंग से आ गया होगा। आज तो इसी में हम लोग का टाइम मेन जा रहा है, लेकिन फिर भी आप सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये हो गई। इसके बाद अगर बात करें एंगल ऑफ डेविएशन पे हमने डील कर लिया दोनों ही केस में। सबसे पहले हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला तो आया 180 - 2 आए, फिर हमने रोटेट करके देखा इंसिडेंट रे को, फिर उसको सारी बातें। आगे बढ़ते हैं अब देखो होता क्या है, कई बार क्या होता है मिरर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, दो मिरर एक साथ आ जाते हैं और तब डेविएशन पे आता है, तब डेविएशन पे आता है। अगर आप क्लास 10th का फिजिक्स उल्टाओगे तो डायरेक्ट मिरर में इमेज बनाना सिखाता है किताब में। मैं एंगल ऑफ डेविएशन बता रहा हूँ तो थोड़ा सा ये तो आपको बुक्स में मिलेंगी नहीं। हाँ, अगर आप वो स्टालिन मल्होत्रा बना रहे हो या कोई भी न्यूमेरिकल्स बुक अलग से बना रहे हो किसी भी बढ़िया पब्लिकेशन का, तो उसमें आपको एंगल ऑफ डेविएशन से आपको सवाल जरूर मिल जाएगा और सारे सवाल बन जाएंगे आप। चलिए मिरर का कॉम्बिनेशन क्या होता है जरा वो भी देख लेते हैं। आई होप लगता है आज तो एंगल ऑफ डेविएशन में ही हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, फिर भी देखते हैं। ये भाई ये हो गया तेरा एक मिरर और ये हो गया तेरा दूसरा मिरर। ध्यान से देखना, दिस इज वन प्लेन मिरर एंड दिस इज अनदर प्लेन मिरर। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर ऑन एन एंगल थीटा। ओके, ठीक है। अब क्या होता है ना, एक लाइट रे, अब इसमें जब लाइट रे आएगा तो उस लाइट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन करने का मतलब मिरर दुगो है ना, तो लाइट का एक बार में सिंगल रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, दोनों मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे समझो भाई, एक लाइट रे आया ऐसे ऐसे, देखो भाई ध्यान से देखना, ये लाइट रे आया ऐसे, तो यहां पे जो नॉर्मल होगा वो होगा कैसे, ऐसे। तो अगर ये नॉर्मल है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इतना ही एंगल बना के ये लाइट रे यहां से आ जाएगा इस मिरर पर, आ जाएगा क्या, दिस इज द सेकेंड रे, यहां आ गया। जब यहां आया तो यहां पर दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, एंड यहां से फिर ये लाइट रे ऐसे करके चल जाए। चलो हम बाहर हो गए, आया ना, रे ट्रेसिंग समझ में आया आपको। दिस इज कॉल्ड रे ट्रेसिंग, यानी लाइट कहां से आ रहा है, कहां टकरा रहा है, कहां जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रे ट्रेसिंग। इसे हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं रे ट्रेसिंग, यानी कि रे को हम दिखाते हैं। तो यहां पर मैंने ध्यान से समझिएगा, मैं यहां भी एंगल ऑफ डेविएशन पे ही बात करूंगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने ये केस लिया है, सॉरी ये केस लिया कि दिस इज द इंसिडेंट रे, फर्स्ट मिरर पे ये टकराता है, दिस इज मिरर M1 एंड दिस इज मिरर M2। तो फर्स्ट में वो मिरर M1 पे टकराता है, एक खेल करता है, वहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, फिर आके नए मिरर पे टकराता है और चला जाता है। तो यहां पर हमें डेविएशन खोजना है कि टोटल डेविएशन कितने का हुआ। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं जो कर रहा हूं ना आप बस ध्यान से देखिएगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल N1 and this is on the second mirror, this is called N2, this is called second normal. Okay, बहुत सुंदर। Now we have to mark the angles. This is the first angle of incidence, this is the first angle of reflection, this is the second angle of incidence and this is the second angle of reflection. I hope आपको ये सारी बातें दिख गई होंगी। क्या कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पॉइंट्स पर पॉइंट कर रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है हर एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत होगी नहीं होगी। तो ये हो गया। चलो भाई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल डेविएशन। हमें क्या चाहिए, टोटल डेविएशन। चलिए पहले पॉइंट पर चलते हैं। पहले पॉइंट पर अगर आप देखो तो ये था प्रीवियस पाथ और ये है एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट। यहां पर ये था प्रीवियस पाथ और ये है एंगल ऑफ डेविएशन सेकेंड। है क्या, दो बार लाइट मुड़ रही है, लाइट कितनी बार मुड़ रही है, दो बार मुड़ रही है। तो मुझे क्या चाहिए, टोटल डेविएशन। एक बात बताओ, यहां पर जो डेविएशन हुआ वो किस सेंस में हुआ, क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर जो डेविएशन हुआ
दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज, ये याद रखिएगा। तो यहां पर ऐसे है ना, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर कैसे हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर कैसे हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों मिरर पर डेविएशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो टोटल डेविएशन होगा, यहां मैं लिख रहा हूं, जो टोटल डेविएशन होगा क्या वो del1 प्लस del2 होगा, दोनों जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि दोनों सेम सेंस में। एंगल जब से मान लो एक लाइट को तुमने पहले 30 डिग्री घुमाया, फिर वैसे ही 30 डिग्री और घुमाया, तो टोटल कितना घुमा? 60 डिग्री, सेम सेंस में ना। तुमने एक लाइट को पहले 60 डिग्री घुमाया क्लॉकवाइज, और फिर 60 डिग्री और घुमाया क्लॉकवाइज, तो भाई 120 डिग्री हुआ ना। लेकिन कोई कहता है कि एक एंगल को हमने पहले 60 डिग्री घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, और फिर हमने 30 डिग्री घुमाया क्लॉकवाइज, तो टोटल कितना होगा? तो 30 होगा ना, क्योंकि तुमने एक बार एंटी एक बार क्लॉक किया तो अपोजिट हो जाता है ना। याद रखिएगा, ये बात को याद रखिएगा। एंगल, तो यहां पर दोनों जगह क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, दोनों जगह क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर दोनों जगह एंटी क्लॉकवाइज है तो टोटल डेविएशन में दोनों जुड़ जाए। बहुत सुंदर, जय हो। आगे बढ़ते हैं। अब सोचो भाई, फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है? हाँ है ना, बिल्कुल है। हमारे पास फॉर्मूला है del1 का और del2 का। क्या फॉर्मूला है? इसे मैं लिख सकता हूं, del1 को ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 2i1 एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो पहला सरफेस पर i1 एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस 2i1 फर्स्ट एंड प्लस 180 माइनस 2i2। कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई एंगल ऑफ फर्स्ट डेविएशन सेकंड डेविएशन को मैंने सिंपल तोड़ दिया जो मेरे पास था। सिंगल सरफेस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था सिंगल रिफ्लेक्शन की, तो दोनों को मैंने सिंगल सिंगल समझ के कर दिया। चलो इसको सॉल्व करो। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 180 180 360, 180 180 कितना? 360। दिस विल बी इक्वल टू 360 एंड माइनस एंड 2 कॉमन ले ले, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे हो जाएगा i1 प्लस i2। दिस इज माई डेल टोटल, दिस इज माई डेल टोटल, दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 1। ओके भैया, लेकिन हमें i1 i2 तब फाइंड आउट करना होगा। वो i1 i2 कहां से मिलेगा? फिगर से मिलेगा। कैसे मिलेगा फिगर से? देखो जरा, फिर से हम फिगर पे आते हैं। एक बात बताओ भैया, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल क्या राइट एंगल है? ये नॉर्मल है ना? ये है कि नहीं नॉर्मल? अरे ये मिरर पे खींचा गया नॉर्मल है ना, तो ये राइट एंगल है। और ये एंगल भी क्या है? राइट एंगल, 90 डिग्री। तो एक बात बताओ भाई, दिस एंगल, इस एंगल को हम θ1 मान लेते हैं, या इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं और इस एंगल को मैं बीटा मान लेता हूं। मान सकता हूं ना? अरे मेरे ही हाथ में गणित है भाई, गणित में जो मन हो वो मानो। इसे मैं मान लेता हूं अल्फा और इसे मान लेता हूं बीटा। जरा आप फिगर पे कंसंट्रेट कीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। जरा आप फिगर पे कंसंट्रेट कीजिएगा और मैं यहां लिख रहा हूं, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम, सॉरी यही लिखता हूं, मैं यही लिखता हूं, फ्रॉम फिगर। फिगर पे ध्यान दीजिए, फ्रॉम फिगर। अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो आप क्या कर सकते हो? दिस r1 एंड दिस अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, सम ऑफ 90 डिग्री। दिस r1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। therefore here you can say r1 is equal to 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। यहां पर मैं बनाता हूं, यहां पर अगर मैं जाऊं, दिस r1 इज इक्वल टू i1, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। r1 किसके बराबर होगा? i1 के। तो यहां मैं लिख सकता हूं i1 इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड, दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। समझ में आ गया ये? सिमिलरली
लर्ली। अगर इसी तरह अगर आप देखो सेकेंड सरफेस पर, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या हो जाएगा 90 डिग्री। I2 प्लस बीटा, I2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे नहीं, तो बी देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। ओके, अच्छा एक और चीज बताओ, क्या ये एक ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल देखो भैया, क्या ये एक ट्रायंगल है? ये तो स्ट्रेट लाइन है और ये इधर स्ट्रेट लाइन है और ये इधर स्ट्रेट लाइन, तो ये एक ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं यहां पर फ्रॉम ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल से आप देखो, इस ट्रायंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम यार, ऐसे ही समझो ना, हमें डेरिवेशन पे तो जाना नहीं, हमें तो फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो ये एक बात, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, या मैं ऐसे कुछ नाम ही दे देता हूं। लेट सपोज दिस इज O, दिस इज O1 एंड दिस इज O2। ओके, तो ये फ्रॉम ट्रायंगल O1 O2, इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल O आया। तो अगर इस ट्रायंगल में देखो, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा, है क्या? या सॉरी, यहां से इसको छोड़ते हैं, मैं यहां से कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन, दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन। थीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन। ये पूरा का पूरा अगर आपको उतारना है तो यहीं से उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको वहां नोट में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहां आ जाते हैं, फिर यहां पे करते हैं फाइनल। थोड़ा सा लंबा हो गया, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर देखो, तो चलो अब हम लाते हैं इक्वेशन 2 3। हम 2 और 3 को क्या करते हैं, सम अप करते हैं। इक्वेशन 2 प्लस 3, इक्वेशन 2 और 3 को आप सम अप कर दीजिए। तो 2 में क्या है तुम्हारा I1, तो I1 प्लस I2, यही तो मुझे फाइंड करना था सच में भाई, वही तो मुझे पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू, आ जाए इस पे, क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा। क्या ये सही है? अरे इक्वेशन 1 में देखो ना, I1 है 90 माइनस अल्फा, और इक्वेशन 2 में देखो 90 माइनस, नहीं सॉरी, 2 3 में देखो 90 माइनस बीटा, है ना। दोनों को सम अप करोगे, तो सम अप करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सम अप करने के बाद आपको मिल जाएगा दैट इक्वल टू दिस 90 सम हो जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा। तो 180 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है क्या? अरे सही है, यहां पर मुझे अल्फा प्लस बीटा ही निकालना चाहिए, मैंने सही लिखा था पहले। यहां पे मैंने क्या पहले लिखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है क्या आपको? दिस इज माय इक्वेशन 4। तो यहां से अगर देखो, तो यहां अल्फा प्लस बीटा, तो इक्वेशन 4 में क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया हुआ है मेरे पास, तो मैं इसे डाल दूं यहां पे। अरे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन 4, सब्स्टिट्यूटिंग, गणित का मास्टर बना दिया तुम लोग। सब्स्टिट्यूटिंग करते हैं भाई, सब्स्टिट्यूटिंग करोगे तो यहां पर तुम्हें मिल जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 से आएगा, तो आ जाएगा 180 माइनस थीटा। होगा क्या यही? एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 180 प्लस थीटा। 180 गया क्या? तो यहां से आपके पास क्या आया, I1 प्लस I2 बराबर क्या आया, क्या थीटा आया? अरे 180 गया तो क्या बचा, थीटा ही बचा ना। तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो गया, थीटा हो गया। इस थीटा को मैं कहां पुट कर दूं, इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो डेल टोटल आ जाएगा, डेल टोटल इक्वल टू आ जाएगा
360 minus 2 theta. This is the formula. This is the formula of total angle of deviation. This is the formula of total angle deviation. यानी अब देखो कमाल हो गया भाई, यानी अगर दो मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पे हो और लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है दोनों मिरर से, तो जो टोटल डेविएशन होता है वो 360 माइनस 2 थीटा होता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। देखो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहीं है फॉर्मूला में? क्या आपको फॉर्मूला में कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई मतलब ही नहीं है हमको डायरेक्ट मतलब किससे है कि दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है। हमको डायरेक्ट मतलब किससे है कि दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है। अगर एंगल सेम है तो कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है कोई अंतर नहीं पड़ता है। पहले केस में जब सिंगल रिफ्लेक्शन होता था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से फर्क पड़ता था। इसके केस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाइट रे किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आए कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो मिरर है, दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, हमने सपोज किया दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? 60 का डबल 120। 360 में से 120 घटाओगे 240 आएगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन 240 होगा। बाकी कुछ भी हो जाए, खाली अगर मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो हर एक सिचुएशन में एंगल ऑफ डेविएशन 240 ही आएगा, चाहे एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। यानी व्हेन टू मिरर्स, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये नोट में भी लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले एक स्क्रीनशॉट लेना बेटर होगा। तो हाँ, तो यानी कि मैं बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि अगर दो मिरर है आपके पास, व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, देन द टोटल डेविएशन सफर्ड बाय अ लाइट रे reflecting from these mirrors will be equal to 360 minus 2 theta, and this total deviation does not depend on the angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, ये भी एक सवाल बन सकता है, ये भी एक फॉर्मूला, इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। और एक बात, बहुत सी बातें हो गई, नहीं एक और बात क्या, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटा ऐसा हुआ कि एक लाइट रे एक मिरर के पैरेलल आया और गया दूसरे मिरर के पैरेलल, तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? वो एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस मैं मेंशन कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मैं करके दिखाता हूं। चलिए ठीक है, मैं इरेज करता हूं। ओके ठीक है, अब देखिए आप जरा सा, क्वेश्चन ऐसा है, these are the two mirrors inclined to each other at an angle theta, on angle theta। क्वेश्चन ये है कि एक लाइट रे आता है, रे ट्रेसिंग ऐसा है कि एक लाइट रे एक मिरर के पैरेलल आता है। देखिए ये लाइट रे इस मिरर के पैरेलल है, नीचे वाले मिरर के M2 के, इसे मैं M2 कह दूं, इसे मैं M1 कह दूं। तो M2 के पैरेलल एक लाइट रे आया, रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद वो M1 के पैरेलल चला गया। देख रहे हो, आने वाला लाइट रे किसके पैरेलल है? M2 के, और जाने वाला लाइट रे किसके पैरेलल है? M1 के, M1 के। तो क्या होता है ये, यानी कि सिचुएशन ऐसा है कि लाइट रे एक मिरर के पैरेलल आता है और रिफ्लेक्शन होने के बाद दूसरे मिरर के पैरेलल चला जाता है। तो बताओ दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? आंख मूंद करके ऐसा सवाल जब भी आए 60 डिग्री मार देना, कुछ मत सोचना, डायरेक्ट काम क्या मार देना, 60 डिग्री आंख मूंद करे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, जितना है कितना क्या मार दो, 60 डिग्री मार दो। कब? जब क्वेश्चन ये कहे कि दो मिरर्स एक दूसरे पर थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है या एक एंगल पर इंक्लाइंड है, एक लाइट रे एक मिरर के पैरेलल आता है और रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे मिरर के पैरेलल हो जाता है, बताओ दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना होगा? हम आंख मूंद करके आंसर मार देंगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और इसको जिसको अगर कोई बच्चा है जिनको बड़ा खुद को टैलेंटेड समझते हैं, ये प्रूफ करके भेज दिएगा। देखते हैं व्हाट्सएप पे
बना करके प्रूफ करके भेजेगा कि सर देखिए मैं गणित से प्रूफ कर रहा हूँ, लेकिन आप गधे हैं तो याद कर लीजिए 60 डिग्री। अगर आप में ये लगता है कि हम कर सकते हैं तो करके देखिएगा, वही सारा डेविएशन वेरिएशन पे तो खेल होगा जो मैंने बताया, सारी चीजें निकाल के देखिएगा कि ऐसा कब होता है कि नहीं होता है, करके देखिएगा, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। इसको 60 डिग्री मान लेना, तुम इसको 60 डिग्री मान लेना और तब करना शुरू करना, देखना तुमको आ जाएगा, सारा एंगल सेटिस्फाई कर देगा एक दूसरे को। चलो ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो कि याद रखना कि अगर दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे पर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा तो एक लाइट रे अगर एक मिरर के पैरेलल आएगा, लाइट रे अगर एक मिरर के पैरेलल आएगा तो दूसरे मिरर के पैरेलल जाएगा, ये फिक्स है। ये हो गया। दूसरा एक और सिचुएशन होता है कि अगर दो मिरर्स एक दूसरे के राइट एंगल पर इंक्लाइंड है, कितना एंगल पर? राइट एंगल पर। कितना एंगल पर हुआ? राइट एंगल पर। दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। एक बात बताओ, यहां एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा? डेल टोटल कितना आ जाएगा? डेल टोटल आ जाएगा 360 माइनस 2 थीटा है ना, 360 माइनस 2 थीटा होता है रे, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 360 माइनस 180 दैट इक्वल टू 180 होगा ना। और 180 डेविएशन, टोटल डेविएशन आने का मतलब क्या? रिट्रेस, यानी जैसे आया उसी डायरेक्शन में जाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन। नहीं समझा बात? अगर पूरब से आया तो पूरब में ही चला जाएगा। यानी अगर दो मिरर से एक दूसरे के राइट एंगल पर हो तो लाइट रे जो आता है वो जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। दो यहां पर स्पेशल केसेस हैं। पहला स्पेशल केस, अगर लाइट रे एक मिरर के पैरेलल आया और दूसरे मिरर के पैरेलल गया तो एंगल 60 डिग्री होगा। और अगर ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा अरेंजमेंट हमने मिरर का किया कि चाहे किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डालते हैं, आने वाला लाइट रे और जाने वाला लाइट रे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, तो बताओ दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? हम आंसर देंगे 90 डिग्री। क्या एंगल क्या आंसर देंगे? 90 डिग्री। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज तो इसी में खत्म हो गया सारा लेक्चर। तो एंगल ऑफ डेविएशन पे आज हमने सारी बातें की। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। बातें कम ही थी लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल था। यही बातें क्लास में करते तो बड़ा जल्दी हो जाता, इसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि इसमें हमको डाउट होते रहता है कि तुम लोग को आ भी रहा है या नहीं आ भी रहा है। तो आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा कि हाँ सर आ गया, सारी चीजें कमेंट कीजिएगा, कम से कम हमको पता चले कि आपको सारी बातें आ गया। तो जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सर आ गया, सारी बातें समझ में आ गई। तो ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर हम अगले लेक्चर में जब हम फिर प्लेन मिरर ही पढ़ा रहे हैं उसमें हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है और इमेज फॉर्मेशन का क्या कंसेप्ट है, क्या इमेज का कैरेक्टरिस्टिक होता है, सारी बातें हम इमेज पे रिलेटेड करेंगे। आज का लेक्चर क्लास 10th के व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हायर एजुकेशन या ओलंपियाड के बेसिस से बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। क्लास 10th में एंगल ऑफ डेविएशन से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, वो आप निश्चिंत रहिए। तो अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पूरा देखने के बाद इससे कोई ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें नहीं है, लेकिन आनी चाहिए। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एनसीआई में, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। तो एनसीआई क्यों नहीं? तो चलो ठीक है, समझ में आ गया ये सारी बातें। तो हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किस पे देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन पे। प्लेन मिरर में बनने वाला इमेज कैसे बनता है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो देखेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।